नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और बाढ़ की समीक्षा के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना वायरस के सक्रिय और स्वस्थ हुए मरीजों का अंतर बढ़कर 3,04,000 से ज्यादा हुआ। मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधीशों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों को नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। केंद्रीय दल ने बिहार सरकार को कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए नए प्रयास करने को कहा। और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार युद्ध स्तर पर राहत उपाय कर रही है। समाचार संध्या की इस संग के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर कोविड-19 और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की है। ये राज्य बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी से आज फोन पर बातचीत की और राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को राज्य में कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है कि कल राज्य में परीक्षण की संख्या 48,000 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच इस महीने में लगातार तीसरे रविवार को राज्य में पूर्णबंदी की गई है। प्रमुख शहरों और कस्बों में लोग घरों से बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पुलिस ने गहन प्रयास किए हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री ने आज असम में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की। इस दौरान बाढ़, कोविड महामारी और बाघजन तेल कुएं में आग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति और राज्य सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए असम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 3,04,000 से अधिक हुई। देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 लोग ठीक हुए। देश में इस समय 3,73,379 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 38,902 मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 10,77,618 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR देश में लगातार जांच सुविधाओं को बढ़ा रहा है। अब तक 1,37,91,869 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के मामलों में सुधार की दर के लिहाज से शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां ये दर 73% से ऊपर है। ऐसे 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सुधार की दर राष्ट्रीय औसत 62.86% की तुलना में बेहतर है। ठीक हुए कुल लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। कुल सक्रिय मामलों में 66% से अधिक मामले केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे हैं जहां कोविड-19 के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्य नीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी हुई है।
केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 26 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर्स बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका कोई भी व्यक्ति महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। प्लाज्मा दान करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होंगे। उन्होंने बताया कि 60 केंद्रों में 452 रोगियों पर प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है और उनका आंकलन किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 63% हो गई है। इससे जान गंवाने वालों की दर लगभग 2.5% है, जो कि विश्व औसत से काफी कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला अधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों की नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्य योजना बनाकर ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कोविड-19 की स्थिति के बारे में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घर घर जाकर चिकित्सा सर्वेक्षण, संपर्कों का पता लगाना, प्रभावी निगरानी और अधिक रैपिड एंटीजन जांच से ही कोविड से होने वाली मृत्यु दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। एक रिपोर्ट। 2250 नए कोरोना मामले मिलने के बाद अब राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या 50,351 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस समय कोरोना के 18,256 सक्रिय मामले हैं। अब तक 29,845 मरीज ठीक हुए हैं और 1,146 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ जनपद में सबसे ज्यादा 392 कोरोना रोगी मिले। वहीं कानपुर नगर में 168, गौतम बुद्ध नगर में 125, झांसी में 104 और प्रयागराज में 100 कोरोना के नए रोगी सामने आए। उधर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के अंतर्गत प्रतिबंधों को राज्य में कड़ाई से लागू किया जा रहा है और लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक धारा 188 के अंतर्गत 1,21,948 पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुई है और 2,78,209 लोगों को बुक किया गया है। वहीं 63,825 वाहनों को प्रतिबंध के नियमों का पालन नहीं करने पर जब्त किया गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय दल ने आज बिहार में कोविड स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी सुझाव दिए। केंद्रीय दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर SK सिंह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल शामिल हैं। केंद्रीय दल ने कोविड संक्रमण की रोकथाम का जायजा लेने के लिए पटना के सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्रों का दौरा किया और संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को नए सिरे से प्रयास करने की सलाह दी। श्री लव अग्रवाल ने जोर दिया कि कंटेनमेंट जोन और बफर क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन की निगरानी तथा जांच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि कोरोना मरीजों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। श्री अग्रवाल ने सुनिश्चित करने को कहा कि संक्रमण के कम से कम 80% नए मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें 72 घंटे के अंदर क्वारंटीन करना चाहिए। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली केंद्रीय दल ने राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड से उत्पन्न स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना की जांच, कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट पर भी चर्चा हुई।
केंद्रीय दल कल गया में कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। दल के सदस्य कोविड अस्पताल भी देखने जाएंगे। इस बीच 1412 नए मामले मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 26,379 हो गई है। 16,597 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,602 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से 6 और लोगों की मौत हो गई। इनमें से 5 व्यक्ति कश्मीर घाटी और एक जम्मू में राजौरी जिले का है। राज्य में अब तक 244 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने धार्मिक नेताओं से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कश्मीर संभाग में पॉजिटिव मामलों में उच्चतम वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अभूतपूर्व संकट के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त और प्रभावी उपाय करने के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कश्मीर में विभिन्न धर्मों के धार्मिक प्रमुखों को जागरूकता की सुविधा देने और लोगों को सभी एहतियाती कदम उठाने और घातक बीमारी के प्रसारण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी SOPs का पालन करने के लिए कहा है। उपराज्यपाल ने उन्हें जागरूकता संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जैसी शक्तिशाली मीडिया उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। पुद्दुचेरी में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 57.72% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.4% है। पुद्दुचेरी स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार आज 109 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 104 नए मामले पुद्दुचेरी, 3 कराईकल और 2 यनम क्षेत्र से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ होने के बाद 52 लोगों को छुट्टी दे दी गई। केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 1,999 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 1,154 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई तथा 21 लोगों की मृत्यु हुई है। 118 लोगों का इलाज चल रहा है। केरल में आज एक दिन में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 821 नए मामले सामने आए। इनमें से 629 लोग ऐसे हैं जिन्हें संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में संक्रमण के सबसे ज्यादा 222 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,063 है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान 172 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। मेघालय में आज कोविड से 2 और लोगों की मृत्यु हो गई। कोविड के ये रोगी पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थे। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज जिन 2 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक व्यक्ति हाल ही में कोलकाता से लौटा था और दूसरा व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल का जवान है। गुजरात में सूरत नगर निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए शहर के वारसा क्षेत्र में 3 हीरा इकाइयों को बंद कर दिया है। नगर निगम के सूत्रों के अनुसार उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने और अनिवार्य रूप से मास्क न पहनने के मानकों का पालन न करने के लिए शनिवार को 9 अन्य इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया। एक रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार वराछा क्षेत्र में श्रीजी जेम्स, RK इंडस्ट्री और जेमिनी एक्सपोर्ट को सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के लिए बंद कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने पाया कि हीरो की कटाई और घिसाई के लिए 1 घंटे पर 1 श्रमिक की जगह पे ज्यादा श्रमिकों को बिठाया गया था। वराछा में 6 और कतारगाम में 3 मिलाकर अन्य 9 हीरो की इकाइयों को मार्गदर्शिकाओं का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया गया है। इस बीच दाऊदी बोहरा समाज द्वारा सूरत में जंपा बाजार में 50 बिस्तरों वाला एक कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया गया है। सूरत में इस प्रकार का ये 9वां कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन केंद्र है, जिसकी कुल क्षमता 800 बिस्तर की है। सूरत शहर में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही शहर में कुल मामलों की संख्या 8,310 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राजधानी में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऐसा किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ शहरों में 10 दिन के लॉकडाउन के पहले 5 दिन बीत जाने पर आज वहां प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में आवश्यक वस्तुओं जैसे कि किराने और सब्जियों की बिक्री करने वाले स्टोरों को सोमवार से 4 घंटे खुले रहने की अनुमति होगी। पहले दिन भीड़ भाड़ से बचने के लिए दोनों शहरों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सब्जी विक्रेताओं को आज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी है। कल से उन्हें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। पुणे जिले में कोविड-19 मामलों की संख्या 45,000 को पार करने जाने के बाद संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में 14 से 23 जुलाई तक पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे ग्रामीण के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जारी किया है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कोविड-19 के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पुणे जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या में पिछले 3 दिनों से दैनंदिन वृद्धि मुंबई से ज्यादा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे से नितिन केलकर। उधर मुंबई में जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है और यहां से अपने घर को गए श्रमिकों ने भी धीरे धीरे वापस आना शुरू कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जब से देश में अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हुआ है, कई परियोजनाएं जो तालाबंदी के कारण ठप पड़ा हुआ था फिर से शुरू हो गया है। पर मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण ये योजनाएं अपनी आधी क्षमता के साथ ही शुरू हो पाया है। इंजीनियरिंग इकाइयां जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाने की वजह से भारी नुकसान झेल चुकी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से कर्मचारियों को वापस लाने की पहल कर रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हालिया आंकड़ों के अनुसार मेट्रो परियोजनाएं जो पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग फर्म द्वारा हजारों श्रमिकों को वापस लाया गया है, जिसमें दहिसर ईस्ट, अंधेरी ईस्ट मेट्रो 7 लाइन भी शामिल है। इसके अलावा रियल एस्टेट खिलाड़ी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को वापस लाने की पहल कर रहे हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में मेदांता अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य विभाग में परामर्शदाता डॉक्टर सौरभ मल्होत्रा ने बताया कि लोगों को रचनात्मक गतिविधियों जैसे अध्ययन, संगीत, व्यायाम आदि गतिविधियों में लगे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बीमारी से संबंधित समाचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। Some people like to do gardening, some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और बाढ़ की समीक्षा के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना वायरस के सक्रिय और स्वस्थ हुए मरीजों का अंतर बढ़कर 3,04,000 से ज्यादा हुआ। मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधीशों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों को नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। केंद्रीय दल ने बिहार सरकार को कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए नए प्रयास करने को कहा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार युद्ध स्तर पर राहत उपाय कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने की अपील की है।
उन्होंने लोगों से कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया है। इस परिस्थिति में मैं आप सबको अपील करना चाहूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जान माल को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। भारत सरकार की ओर से समय समय पे दिए गए सूचना के हिसाब से हम लोग गाइडलाइन जनता के समक्ष रखते हैं, खुद ही अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। इसीलिए मेरी अपील है कि जब पब्लिक प्लेसेस में आप बाहर निकलते हो, मास्क अवश्य उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 अध्यादेश जारी किए हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 का उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद से खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा अध्यादेश किसान सशक्तिकरण और संरक्षण पर आधारित मूल्य आश्वासन और खेत सेवा अध्यादेश 2020 है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रसंस्करण दाताओं, संग्रहणकर्ताओं, थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा कारोबारियों और निर्यातकों के समक्ष सशक्त बनाना है। तीसरा अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन 3 ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से कृषि बाजार और कृषि उत्पादों के व्यापार में सुधार आएगा। एफपीटीसी अध्यादेश का उद्देश्य एपीएमसी के एकाधिकार को समाप्त करना है और किसी को भी कृषि उपज की खरीद और बिक्री की अनुमति देना है। कृषि सेवाओं से संबंधित अध्यादेश के द्वारा अनुबंध की खेती को वैध बनाने के उद्देश्य से लाया गया है ताकि कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र में भी खेती की जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन संशोधनों के जरिए किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा, साथ ही कृषि उत्पादों के मूल्य में भी स्थिरता आएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने आकाशवाणी से कहा कि इन अध्यादेशों से कृषि क्षेत्र में किसानों को उचित दाम मिलेंगे और उनकी आय तेजी से बढ़ेगी। तो इसका फोकस किसान की आय इंक्रीज करना ही है तीनों का, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हो, लेकिन मेन फोकस तीनों का यही है कि किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले और उनकी आय में तेजी से वृद्धि। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार ने हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र के संचालन के बारे में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से जुड़े घटनाक्रम पर विचार किया जा रहा है। श्री नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड की मौजूदा स्थिति में संसद के मॉनसून सत्र और संसदीय समितियों की बैठकों के संचालन के बारे में कई बार बातचीत की। संसद का बजट अधिवेशन 23 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बीच श्री नायडू ने कोविड महामारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता तक जरूरी सूचना पहुंचाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि कोरोना वायरस के बारे में केवल प्रमाणिक सूचना का ही सोशल मीडिया पर उपयोग करें और गुमराह करने वाली अफवाहों से बचें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य बलों की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे निर्माण के नियमन के उसके फैसले से सैनिकों को भूमि आवंटन करने से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि मीडिया में इस बारे में आई खबरें तथा इस बारे में कुछ राजनीतिक दलों के बयान आधारहीन हैं। प्रशासन का कहना है कि लोगों को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सामान्य भूमि सशस्त्र बलों को दी जा रही है और पूरे जम्मू कश्मीर को सैन्य प्रतिष्ठान में बदलने की तैयारी हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इन आरोपों को भी खारिज किया है कि सैन्य महत्व के जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां विकास से जुड़े कानून लागू नहीं होंगे। किसी भी भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण पहले से मौजूद कानून के अनुरूप ही किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिला न्यायालयों के कामकाज की समीक्षा की है। उन्होंने वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। मुख्य न्यायाधीश ने समीक्षा के दौरान पुराने मामलों को तेजी से निपटाने पर जोर दिया। असम में बाढ़ की स्थिति में आज सुधार हुआ। हालांकि 25 जिलों में 25 लाख लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या
84 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए मरीगांव जिले में मायांग राजस्व सर्कल का दौरा किया। उन्होंने 2 मंत्री केशव महंतो और पीयूष हजारे के साथ नाव की सवारी करके स्थिति का जायजा लिया। श्री सोनोवाल ने राहत शिविर में भी जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर राहत के उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार के पास बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने के लिए कोई पैसे नहीं है और सिर्फ नागरिक ही बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद कर सकते हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कई भागों में आज कई मध्यम और तेज वर्षा हुई। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार तक और बारिश होगी। राजधानी के उत्तरी इलाके में 86 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग क्षेत्र में 74.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। मध्य दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे एक वाहन के डूब जाने से 56 वर्षीय चालक की मौत हो गई। दिल्ली में मानसून 25 जून को अपने सामान्य समय से 2 दिन पहले आया था। मौसम विभाग ने सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उधर दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 26 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने तथा धूल भरी आंधी के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में कहीं कहीं बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश होने तथा धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और धूल भरी आंधी चलने तथा बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 24 तथा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया है। PPE किट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दस्ताने, चिकित्सा ड्रेस, फेस शील्ड, चश्मे और 3 परत वाला मास्क शामिल हैं। सीपेट के लिए ये कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने सीपेट भुवनेश्वर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मसले पर विचार कर रही है। ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोअर के साथ ट्विटर पर दुनिया के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं। श्री मोदी के ट्विटर अकाउंट ने आज 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे वे दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता के रूप में सामने आए। श्री मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर के मामले में 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और बाढ़ की समीक्षा के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना वायरस के सक्रिय और स्वस्थ हुए मरीजों का अंतर बढ़कर 3,04,000 से ज्यादा हुआ। मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हुई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधीशों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों को नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। केंद्रीय दल ने बिहार सरकार को कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए नए प्रयास करने को कहा और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार युद्ध स्तर पर राहत उपाय कर रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।